हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। कल हमने ब्लड तक कंप्लीट किया था, राइट। ब्लड के बारे में देख लिया था और लिम्फ के बारे में भी हमने देख लिया था कि लिम्फ जो है वो एक येलो कलर का फ्लूइड है जो कि इंटरसेल्यूलर स्पेसिस में होता है। कहाँ पर होता है? ब्लड कैपिलरीज से वो एस्केप हो जाता है और वो जो है वो यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेसिस के अंदर रहता है, ठीक है। और उसके पास थोड़ा कम प्रोटीन रहता है कंपेयर टू ब्लड। देन ये जो है वो फ्लो होता है कहाँ पर? तो कि सर ये जो है वो फ्लो होता है टिश्यूज़ के, फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द हार्ट, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशंस के लिए और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये जो है वो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को कैरी करता है और देन ये उसको ड्रेन कर देता है। कहाँ पर उसको ड्रेन कर देता है? तो उसको ड्रेन कर देगा सर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर और वहाँ से वो ब्लड के अंदर उसको ड्रेन कर देगा, पर्टिकुलरली वेन्स के पास से। अब दो टाइप के वेन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होता है आर्टरीज और एक होता है वेन्स, बराबर। ओके तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, क्या होता है? एक होता है आर्टरीज और एक होता है वेन्स। अब आर्टरीज में क्या होता है, आप एक बात याद रखेंगे कि जो आर्टरीज है वो क्या काम करता है? ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है। और वेन्स क्या करता है? वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट के पास लेके आता है, राइट। तो आर्टरीज क्या करेगा? तो कि हार्ट से बॉडी में ले जाएगा और यहाँ पर वेन्स क्या करेगा? बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाएगा, बराबर। तो सपोज कि ये हार्ट है तो ये हार्ट से दूर ले जाना हो तो आर्टरीज और हार्ट के पास लाना हो तो उसको क्या बोलेंगे? वेन्स, बराबर। तो ये एक चीज़ हो गई इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्या है तो कि उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और ये जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। वेन्स क्या करता है? बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करता है और आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करता है। देन इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स बोलते हैं, इसको कलेक्टिंग वेसल्स बोलते हैं। मतलब कि ये हार्ट से दूर अलग अलग बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जबकि वेन्स क्या काम करता है? उसको कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। चलो, ये थिक होगा एंड इलास्टिक होता है, जबकि ये होता है और ये थिन होगा और ये लेस इलास्टिक होता है, बराबर। ये थिक होता है और ये थिन होता है, प्लस ये लेस इलास्टिक होगा एंड ये इलास्टिक होगा। ये उनके डिफरेंस के तौर पर आपको पूछा जाता है। आगे बढ़े तो ये डीप सीटेड है और ये सुपरफिशियल है, मतलब कि स्किन के अंदर बहुत अंदर तक होता है, जबकि वेन्स है सुपीरियर्स होते हैं, जो आपको अगर आपके हाथ को भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन आर्टरीज जो है वो हमें इतने इजीली नहीं दिखती हैं। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जहाँ पर है ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का। तो कि सर अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर। किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? प्लांट के अंदर। तो जैसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप की ज़रूरत होती है, वैसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो कि सर ब्लड वेसल्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही प्लांट के अंदर हम जिस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है किसके बारे में? तो कि सर जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में। किसकी ज़रूरत पड़ती है? जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में। तो यहाँ पर जैसे वहाँ पर एक पाइप थी ब्लड वेसल्स, वैसे यहाँ पर जो पाइप है उन पाइप का नाम बोला जाता है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो है वो क्या कैरी करता है बेटा? वाटर और मिनरल कैरी करता है। और फ्लोएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड को। अब आप इसको याद कैसे रखोगे उसके लिए मैं एक टेक्निक बताता हूँ कि फ्लोएम F से चालू होता है और फूड भी F से चालू होता है। तो फूड और फ्लोएम इसको आप कोरिलेट कर सकते हो, फ से कोरिलेट कर सकते हो, ये फ्लोएम और ये फूड, बराबर। इस तरह से आगे बढ़े तो सीधी बात है, यहाँ पर एक कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, यहाँ पर थोड़ी एनर्जी यूज़ होती है, वो समझाऊंगा कैसे, बराबर। फिलहाल हम एक और चीज़ है कि ये वाली जो लाइन है कि ये रूट से अदर पार्ट में जाता है और ये लीव से अदर पार्ट में जाता है। ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा कि कोई भी प्लांट है, बराबर। तो ये प्लांट के अंदर हम ये सपोज कि हमारा प्लांट हो गया, बराबर। अब इस प्लांट के अंदर हम पानी कहाँ देते हैं? तो कि सर पानी हम रूट में देते हैं। तो सीधी बात है कि पानी जो है वो रूट से होके पूरी बॉडी में जाएगा, बराबर। फिर फ्लोएम जो है उसमें क्या ट्रांसपोर्ट होता है? फूड ट्रांसपोर्ट होता है। और फूड बनता कहाँ पर है? लीव्स में बनता है। तो ये कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? सर वो लीव्स में से ट्रांसपोर्ट करेगा, बराबर। तो फ्लोएम जो है वो लीव्स से डिफरेंट पार्ट में जाएगा और फ्लोएम में जो प्रोडक्ट है, मतलब कि जो फूड है, वो लीव्स से अलग अलग पार्ट में जाएगा। और जाइलम के अंदर क्या होगा? तो कि जाइलम के अंदर जो है वो वाटर जो है वो रूट से अलग अलग पार्ट में जाता है। कहाँ पर जाता है? रूट से अलग अलग पार्ट में जाता है। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर हम पढ़ लिया है तो थोड़ा और हम डिटेल में समझते हैं। ट्रांसपीरेशन
का मतलब क्या होता है। बेसिकली हम वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी पानी का लॉस होता है, बराबर, क्या होगा, जब भी पानी का लॉस होगा, वाटर लॉस होगा, बराबर, वेपर के फॉर्म में, बराबर, उस प्रोसेस को हम बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। वाटर का लॉस्ट हो जाएगा वेपर के फॉर्म में, उसी को हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। अब वो क्या फंक्शन करेगा, तो कि ये जो है वो वाटर का मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। सबसे पहले ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा एंड अपवर्ड मूवमेंट करेगा। किस तरह से, बाय पुल। और दूसरा क्या करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। मतलब ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो दो काम करता है। वो पहला जो काम करता है वो काम करता है ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में। किसके बारे में काम करता है, ट्रांसपिरेशन पुल के काम करता है, ये पहला फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन जो है वो क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन का है। दूसरा फंक्शन क्या होगा उसका, टेम्परेचर रेगुलेशन का है। अब एक और वर्ड है, पहला तो वर्ड आपको ये मिला, इसके बारे में आपको पता चला कि सर ये वाला जो वर्ड है उसके बारे में हमें पता चला, ट्रांसपिरेशन के बारे में, बराबर, समझ में आया। तो एक ये चीज़ जाननी थी। फिर एक दूसरी चीज़ जाननी है आपको ट्रांसलोकेशन के बारे में। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, बराबर। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से, सीधी बात है सर, लीव्स से करेंगे, अलग अलग पार्ट में। आई बात उतनी, तीन चीज़ें सीखनी थी, एक तो ट्रांसपिरेशन, फिर एक ट्रांसलोकेशन, और उस ट्रांसपिरेशन के दो फंक्शन, पहला ट्रांसपिरेशन पुल और दूसरा टेम्परेचर रेगुलेशन। इस फोटो से तीन चीज़ें समझनी थी, वो समझ में आई होगी आपको, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, तो कि सर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में है, तो उससे पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं और कुछ जानने की बातें हो तो जान लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन के बारे में कोई क्वेरी है आपको, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाइलम के अंदर क्या होगा, कोई एनर्जी यूज नहीं होगी, और फ्लोएम के अंदर क्या होता है, एनर्जी यूज्ड होता है, बराबर। तो ये दोनों चीज़ें क्या है वो समझ लेते हैं, इसको डिटेल में समझाता हूँ कि जाइलम में क्या होता है। कि जाइलम के अंदर अभी हमने समझा है जैसे आपको कि ट्रांसपिरेशन पुल होता है, तो होगा क्या कि जैसे ही हमारा जो ये प्लांट होता है, बराबर, उस प्लांट के अंदर क्या होगा कि ये जो लीव्स है उसमें एक चैनल जैसा बनता है, यहाँ पर एक चैनल जैसा बनता है। यहाँ पर क्या होगा, तो कि सर वाटर के पार्टिकल्स होंगे, बराबर। अब होगा क्या आपका कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स है, ये वाटर के पार्टिकल्स ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर चले जाते हैं। मतलब वो क्या करेगा कि सर जो ट्रांसपिरेशन होगा, उस ट्रांसपिरेशन के अंदर वाटर पार्टिकल जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अब जैसे ही वाटर पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, वैसे ही क्या होगा कि ये वाटर पार्टिकल्स, जैसे कि यहाँ पर हम एक ऐसा सीक्वेंस बनाते हैं, बराबर। अब ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या हुआ, कोई एक वाटर का पार्टिकल जो है वो रिमूव हो जाता है, बराबर। एक वाटर का पार्टिकल रिमूव हो गया। अब यहाँ पर एक खाली जगह पड़ी, और वो खाली जगह में क्या होगा, इस खाली जगह के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। और उस वैक्यूम की वजह से क्या होगा, उस वैक्यूम की वजह से यहाँ पर एक पुलिंग देखने को मिलेगा। मतलब क्या होगा कि जो वाटर के पार्टिकल्स है, वो वाटर के पार्टिकल्स यहाँ से एक महसूस करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। क्यों महसूस करेंगे, क्योंकि आगे वैक्यूम है, आगे कुछ भी है नहीं। तो जैसे ही अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, तो कि वाटर के पार्टिकल एक खिंचाव महसूस करेंगे, एक पुल महसूस करेंगे। और उसी पुल को, और उसी जो वैक्यूम की उसी जो वैक्यूम है, वही जो पुल है या वही जो वैक्यूम है, उसी को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन पुल, जो अभी हमने वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, बराबर। तो उसी ट्रांसपिरेशन पुल से क्या होगा, ये वाटर जो है वो पूरा मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होता है। आगे बात समझ में। तो ये जो था वो जाइलम के बारे में था कि जाइलम के अंदर ट्रांसपिरेशन पुल कैसे वर्क करता है। थोड़ा बैठा होगा अच्छे से दिमाग में आपको। अब फ्लोएम के अंदर किस तरह से होता है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि जो फ्लोएम है वो एनर्जी को यूटिलाइज करता है, एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में यूज़ करता है। तो ये समझते हैं कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। यहाँ पर होता क्या है कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो आस पड़ोस में होता है, मतलब कि आजू बाजू में ही होते हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही ये फ्लोएम के अंदर कोई लीफ के अंदर से जो भी कोई फूड प्रोडक्ट बना होगा, तो ये लीफ का जो भी फूड प्रोडक्ट है हमारे पास, यहाँ पर जो भी फूड का जो प्रोडक्ट है, वो फूड प्रोडक्ट जो है वो फ्लोएम में कैसे आएगा,
तो पहले तो वो लीफ से ट्रांसफ़र करेगा, और जैसे ही ये लीफ से ट्रांसफ़र करेगा वैसे ही क्या होगा कि ये फ्लोएम में जहाँ पर ये एंट्री करवानी है उस एंट्री डायरेक्ट ना होके यहाँ पर जो है वो एटीपी का कंजम्पशन होगा। मतलब कि क्या होगा कि ये जो फ्लोएम के अंदर जो फूड के पार्टिकल्स है वो एंटर करेंगे कैसे, तो कि सर एनर्जी का यूटिलाइज्ड करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ करेंगे। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, तो कि सर ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही होता है एनर्जी का कंज्यूम करने का। बहुत सिंपल से समझा रहा हूँ आपको, शांति से समझिए कि लीफ से जो फूड बना है वो फूड जो है वो क्या होगा, तो कि लीफ से जो वो फूड बना था वो फूड धीरे 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 करके आगे आएगा, और जैसे ही वो फ्लोएम में एंटर करेगा तब कुछ एनर्जी का यूटिलाइज्ड करके फ्लोएम के अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही ये फ्लोएम में बैठा हुआ है, अब होगा क्या कि बगल में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो कि सर बगल में तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो जैसे ही ये फूड एंटर होगा तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ही अनइवन चेंजेस आ जाएंगे, और वो अनइवन चेंजेस की वजह से क्या होगा, उस अनइवन चेंजेस की वजह से फूड तो बहुत ज़्यादा सर आग जाएगा एटीपी का यूज़ करके, लेकिन वाटर की अमाउंट कम हो जाएगी, और वो वाटर बैलेंस करने के लिए या तो इधर से जाइलम से वो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। और जैसे ही वो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, ये फूड है वो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वो या तो नीचे की साइड में या तो ऊपर की साइड में ट्रांसपोर्ट होगा। आई बात समझ में, पूरी कहानी समझ में आई। 3-4 स्टेप्स हैं। पहले एटीपी के थ्रू फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम के अंदर, फिर क्योंकि वो एकदम से एनर्जी का कंज्यूम करके आ जाएगा तो दैट मीन्स कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, और वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन का डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए जाइलम के अंदर से जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बराबर। तो जाइलम के अंदर जैसे ही वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वैसे ही क्या होगा कि ये फूड जो है या तो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से फ्लोएम के अंदर जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर हो गई बात, बराबर। तो एक पॉइंट यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं कि फ्लोएम के अंदर जो प्रोडक्ट है वो ये जो प्रोडक्ट है, एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि ये जो फूड है वो बोथ साइड में ट्रांसफ़र होता है। क्या होगा, ये बोथ साइड में ट्रांसफर होगा, दोनों जगह पर ट्रांसपोर्ट होगा। जबकि जाइलम के अंदर जो ये वाटर है, ये वाटर जो है वो क्या होगा, ओनली सिंगल साइड में ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा, ओनली सिंगल साइड में ट्रांसपोर्ट होगा। आगे बात समझ में, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो ये हमारे जाइलम और फ्लोएम के बारे में है, और ये कुछ ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ट्रांसपिरेशन पुल से होगा। यहाँ पर एनर्जी का कंज्यूम करके आपको वो आता है, बराबर। तो पूरी प्रोसेस जो है वो काफ़ी डिटेल में समझाई है। शांति से एक बार 2 बार वीडियो को पीछे जाके रिवाइंड करके एकदम फ्रेश माइंड से आप सुनिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हमारा लास्ट सिस्टम है। पहले हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर है जिसको हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बोलते हैं, बराबर। ये नेफ्रॉन में किस तरह से वर्क होता है वो समझेंगे, ठीक है। और ये आपका अल्टीमेटली पूरा ह्यूमन का यूरिन फॉर्मेशन के बारे में मैकेनिज्म है, और लास्ट में हम प्लांट के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, बेसिक फंडा समझते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझो कि अल्टीमेटली एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, तो कि सर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कोई भी वेस्ट जो हमारी बॉडी में क्रिएट होता है उस वेस्ट को रिमूव करने की जो प्रोसेस है, बराबर, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। जो भी कोई वेस्ट क्रिएट होता है उस वेस्ट को, जो वेस्ट क्रिएट होता है उस वेस्ट को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसी को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। जिसमें हम पहले ह्यूमन के बारे में पढ़े तो इतनी चीज़ें होगी कि यहाँ पर जो है ये किडनी है, ये जो है वो यूरेटर है, बराबर, और ये जो है वो ब्लैडर है, और ये जो है वो यूरेथ्रा है, बराबर। तो इस तरह की ये सिस्टम होती है, और उस किडनी के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, और ये जो नेफ्रॉन है वही बेसिक आपका जो फिल्ट्रेशन का काम करेगा। अब होगा क्या, हमने अभी सर्कुलेशन में पढ़ा था कि सर जो ब्लड है उसमें से वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो जो वेस्ट है वो क्या होता है कि वो जो वेस्ट है वो आपका इस ब्लड वेसल के थ्रू आता है, और ये ब्लड वेसल्स के अंदर से वो किडनी में ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये जो वेस्ट जैसे ही वो किडनी में जाता है वहाँ से वो फिल्टर होता है। क्या होता है, फिल्टर होता है, ठीक है।
ये क्या होता है तो कि सर फिल्टर होगा और रीएब्जॉर्ब होगा। मतलब क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम समराइज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में सिंपल हो जाएगा। पहले क्या होगा, पहले ये होगा कि ब्लड वेसल्स में से ब्लड आया, वो ब्लड जो है वो सबसे पहले किडनी में जाता है, बराबर। और जैसे ही वो किडनी में जाता है, उस किडनी के अंदर की साइड में ये होता है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये नेफ्रॉन क्या करेगा कि नेफ्रॉन जो है वो एक आपको छन्नी की तरह होगा कि ये ब्लड को जो है वो फिल्टर करेगा, बराबर। तो पहला काम हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। अब जैसे ही वो फिल्टर होगा तो कभी कभी क्या होता है कि आपने अगर छन्नी से कुछ चीज़ों को छाना होगा तो हम देखते हैं कि सर कभी कभी हमें लगता है कि छानते वक्त कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भी नीचे गिर जाती है, बराबर। तो हम वेस्ट की जगह कभी कभी काम की चीज़ें भी चली जाती है, बराबर। तो वो काम की चीज़ें जब रह जाती है तो हम वापस से उसको ले लेते हैं। तो जब भी हम कोई यूजफुल सब्सटेंस रह जाता है तो वो हमें रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो एक होता है फिल्ट्रेशन हो जाएगा, और वो फिल्ट्रेशन के बाद जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, सो दैट कि कुछ काम की चीज़ें नहीं रहती है ना। जैसे ही वो काम की चीज़ें वापस से चली जाएगी, बराबर, तो जो भी काम की चीज़ें होगी वो क्या होगी, वापस से इस ब्लड के अंदर चला जाएगा। और जो हमारा फिल्टरेट था, जिसके अंदर जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को अब हम बोलेंगे क्या, अब हम बोलेंगे उसको यूरिन बोलेंगे। और वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिन जो है वो इस पाइप के थ्रू नीचे आता है। इस पाइप को बोला जाता है क्या, ब्लैडर बोला जाता है। और ये ब्लैडर के अंदर ये यूरिन जो है वो स्टोर होता है। और फिर यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा, और इस यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो क्या हो जाएगा, तो कि वो यूरेथ्रा के थ्रू वो ये जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। ये आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओवरऑल समरी है। अब हम उसको डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए, बराबर। जैसे मैंने बताया कि एक्सक्रीशन क्या है, तो कि एक्सक्रीशन जो है वो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ की वजह से वेस्ट जनरेट होता है। ये जो वेस्ट होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरा का पूरा वेस्ट है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो क्या होता है, हार्मफुल होगा। और क्योंकि ये हार्मफुल है इसीलिए हमें इसको रिमूव करना पड़ता है। और इसी रिमूवल की जो प्रोसेस है वो होती है किसके थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू। ठीक है, चलो अब एक्सक्रीशन में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, तो कि वो वेस्ट को रिमूव करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। आगे बात समझ में, डिफ्यूजन के थ्रू वो रिमूव करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब ह्यूमन के अंदर बढ़ते हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो मैंने बताया था ये वही डायग्राम है, हमने थोड़ा डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ लिया है कि उसके अंदर क्या क्या होता है। किडनी होता है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होगा और यूरेथ्रा होगा। किडनी क्या करेगा, तो कि ये आपका मेन ऑर्गन है। यूरेटर जो है वो ये वाली पाइप्स हैं जिसके थ्रू वो यूरिन जो है वो कैरी करता है। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो जो है वो रिजर्वायर है जहाँ पर वो यूरिन स्टोर होगा। और यूरेथ्रा जो है वो एक ऐसी चैनल है जिसके थ्रू वो जो यूरिन है वो बाहर निकलेगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर फंक्शंस, ऑर्गन्स है, उनका फंक्शन क्या होगा। तो जो मैंने बताया ना कि भाई जो भी हम इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं, किडनी के अंदर जो मेन चीज़ पढ़ते हैं वो क्या है, जो किडनी के अंदर जो मेन होता है वो होगा हमारा नेफ्रॉन, बराबर। और ये नेफ्रॉन जो है वो किस चीज़ का बना होता है, थोड़ा नेफ्रॉन के बारे में डिटेल देखते हैं कि ये जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन जो है वो बना होता है थिन वॉल्ड कैपिलरीज की मदद से। किसकी मदद से बना होता है, थिन वॉल्ड कैपिलरीज की मदद से बना होता है। और उस कैपिलरी का नाम होता है ग्लोमेरुल्स। क्या नाम होता है बेटा, ग्लोमेरुल्स। और ये ग्लोमेरुल्स जो है वो एसोसिएट होता है एक कप जैसा स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है बोवमैन्स कैप्सूल। क्या बोला जाएगा, बोवमैन्स कैप्सूल। तो ये ग्लोमेरुल्स एसोसिएटेड मतलब अटैच्ड होता है किसके थ्रू, बोवमैन्स कैप्सूल के थ्रू अटैच्ड होता है, बराबर। और वो बोवमैन कैप्सूल जो है वो आगे अलग अलग ट्यूब के साथ कनेक्ट होती है, बराबर। चलो क्लियर हो गई बात इतनी। अब इसको समझते हैं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था वो मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट। ये डायग्राम से आपको ये डायग्राम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और एक डायग्राम है क्या हमारे पास, नहीं है हमारे पास डायग्राम, ये दो डायग्राम है। चलो ये डायग्राम में यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं, हमारी जो वेसल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, इस वेसल्स को बोला जाएगा ग्लोमेरुल्स। क्या बोला जाएगा, ग्लोमेरुल्स, बराबर। जैसे कि यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियरली दिखेगा कि ये नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन के अंदर ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है ये आपका हो जाएगा बोवमैन्स कैप्सूल। और यहाँ पर जो एंटर कर रहा है ये जो सारी ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स को बोला जाएगा
ग्लोमेरुल्स, बराबर। तो ये ग्लोमेरुल्स, बोमेन्स कैप्सूल और ये पूरा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिटेल समझ में आई गई है। चलो अब फिर क्या है कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी में लेके आएगा और वहाँ से जो वेस्ट है जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड जो है और वो सारा जो वेस्ट है वो हमारा रिमूव हो जाता है। आगे ब्लड फिल्टर हो जाएगा ग्लोमेरुल्स के थ्रू, बराबर, और एंटर करेगा किसके अंदर, तो कि सर वो एंटर करेगा हमारे नेफ्रॉन के अंदर, बराबर। वो पूरा समझाया मैंने कि कैसे वो एंटर करता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो मैंने जो ट्यूब बताई थी ना अभी, हम देखते हैं वापस से, तो कि वो जो ट्यूब है उसके थ्रू वो डाउन में जाता है ट्यूबुलर पार्ट के अंदर और वहाँ पर से जो काम की चीज़ें हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, बराबर, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो रीएब्जॉर्ब्ड होती है, बराबर। और वो रीएब्जॉर्ब किसके थ्रू होती है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, बराबर। सिर्फ ये काम की चीजें नहीं, लेकिन वाटर भी जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है। अब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, बराबर, कि हाउ मच एक्सेस ऑफ द वाटर इज देयर इन द बॉडी एंड हाउ मच नाइट्रोजनियस वेस्ट इट नीड टू बी एक्सक्रीटेड। मतलब क्या है कि कभी कभी समर के टाइम पर हमारी बॉडी में वाटर नहीं रहता है, पूरा निकल जाता है, बराबर। तो उस वक्त वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है और विंटर के टाइम पर हमारे पास बॉडी में वाटर कंजर्व होता है, इसलिए उस वक्त क्या होता है कि वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब नहीं होता है और एक्सेस वाटर रिमूव होता है। इसलिए आप देख सकते हो कि विंटर के टाइम पर आपको जो यूरिनेट करने का जो अर्ज है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो आगे, फिर वो जो फ्लूइड पार्ट है ट्यूबुलर पार्ट में से आगे बढ़ के कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये शब्द याद रख लेना, बराबर, ये 2-3 पॉइंट्स याद रख लेना, कलेक्टिंग डक्ट, फिर वो ग्लोमेरुल्स, फिर वो बोमेन्स कैप्सूल और एक ये ट्यूबुलर पार्ट, बराबर। ये 3-4 कीवर्ड्स याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो कहाँ चले जाएंगे, तो कि वो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आगे किडनी में से बाहर निकल के यूरेटर के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। फिर वो यूरेटर से कहाँ जाएगा, अभी मैंने रिवाइज करवाया था आपको कि वो यूरेटर से वो कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास चला जाता है। और जब तक वो ब्लैडर जो है वो आपको सिग्नल नहीं देता है ब्रेन्स को, तब तक वो पास आउट नहीं होता है। जैसे ही वो फुल हो जाता है, पास होगा, सिग्नल पास होगा कि यूरेथ्रा के थ्रू उसको फिर रिमूव करना है, ठीक है। और ब्लैडर जो है वो ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो नर्वस कंट्रोल में होता है, बताया ना कि ब्रेन के साथ वो कनेक्टेड होता है। तो ब्रेन सिग्नल भेजता है कि हाँ भाई इसको यूरिनेट करने जाने देना है या नहीं जाने देना है, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा फैक्ट है कि हमारा जो फिल्ट्रेट होता है बॉडी में से जो वेस्ट फिल्ट्रेट होता है वो 180 लीटर जितना वेस्ट जो है वो फिल्ट्रेट होता है। और हम जो यूरिनेट करते हैं वो 2 लीटर्स तक का यूरिनेट करते हैं, मतलब कि 180 लीटर में से इतना सारा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गई बात। तो ये ओवरऑल प्रोसेस थी जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था, बराबर, नेफ्रॉन के बारे में। तो कि ये जो है वो वाटर बैलेंस करने के लिए और नाइट्रोजन वेस्ट को क्या बोलते हैं, रिमूव करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। जो अभी हमने समझा, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, टेक्स्ट बुक में एज इट इज़ दिया हुआ है। मैंने एक और अच्छे डायग्राम आपको बताया है, उसके थ्रू आप पढ़िए उसको, ठीक है। फिर एक हीमोडायलिसिस करके प्रोसेस है कि जहाँ पर अगर कोई पेशेंट का किडनी फेल हो चुका है तो उस किडनी फेल के किस्से में क्या होगा, तो कि हम हीमोडायलिसिस करते हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो है उसको ब्लड को जो है वो प्योरीफाई किया जाता है, बराबर। तो ये हीमोडायलिसिस मतलब कि आर्टिफिशियल किडनी के बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी यहाँ पर थी। और ये हमारा पूरा का पूरा जो है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है कि नेफ्रॉन किस तरह से वर्क करता है। वो मैंने जो बताया था आपको कि सबसे पहले ये आर्टरी, रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर करेगा, फिर ये आपका बोमेन्स कैप्सूल, ये ग्लोमेरुल्स, बराबर, और ये जो है वो पूरा आपका क्या बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट का ये पूरा का पूरा ट्यूब है। और फिर यहाँ से जो है वो यहाँ से ये इस तरफ ये जो सारी ब्रांचेस दिखाई है वो कॉमन करेगा एक पिलर के थ्रू जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। और वो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यूरेटर के साथ कनेक्ट होके ब्लैडर से वो कहाँ पर जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलेगा। क्लियर। चलो इतनी चीज़ें नेफ्रॉन के अंदर पढ़नी थी। कुछ और चीज़ें हैं कि यूरिन फॉर्मेशंस में क्या क्या हो रहा है। एक यूरिन फॉर्मेशन करके भी आपका एक प्रॉपर क्वेश्चंस आता है कि भाई यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बता दीजिए। तो कि 3 चीज़ें होती है यहाँ पर, बराबर। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर एक होता है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन और एक होता है सिक्रेशन। 3 चीज़ें होती है। अब नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि ये जो वेस्ट वाला पार्ट था वो बोमेन्स कैप्सूल के पास ग्लोमेरुल्स में से फिल्टर हो जाएगा। दूसरा पार्ट है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन,
रीएब्जॉर्प्शन, मतलब क्या है कि वो जो ये ट्यूब वाला जो स्ट्रक्चर था, उस ट्यूब वाला स्ट्रक्चर में से जो काम के एलिमेंट्स थे, जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वो जब इंपॉर्टेंट थे उसको हम रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। और लास्ट में क्या होगा कि जैसे एक्स्ट्रा वाटर है, सॉल्ट है या कुछ भी है, वो यूरेथ्रा के थ्रू हम उसको सिक्रेट कर देते हैं। क्लियर? तो ये जो है वो 3 स्टेप में यूरिन का फॉर्मेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। अगले पॉइंट में पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के बारे में जो है वो प्लांट क्या करता है तो कि एक्सक्रीशन के लिए एक अलग टाइप की स्ट्रेटजीज यूज़ करता है, सिंपल टाइप की स्ट्रेटजीज यूज़ करता है, जहाँ पर आपके अलग अलग प्रोडक्ट होती है। जैसे कि पहले तो आपको ये समझना होगा कि प्लांट के एक्सक्रीशंस के लिए एक प्रोडक्ट होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होता है वाटर, फिर होता है कहाँ गया कुछ अदर पार्ट्स, बराबर, कुछ ओल्ड पार्ट, फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होती है, बराबर, और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, बराबर। अब मेनली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव होती है, और वो जो है वो अलग अलग तरीके से रिमूव होगा। जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू रिमूव होते हैं, फिर ये जो वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू रिमूव होता है, फिर कुछ ओल्ड पार्ट होते हैं, बराबर, जैसे कि ओल्ड लीव्स होते हैं, ओल्ड बार्क ट्री होते हैं, वो सारे भी रिमूव एज अ वेस्ट होता है। फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि रेजिन हो गया, गम्स हो गया, बराबर, ये सारे जो है वो जाइलम सेल के अंदर, ओल्ड जाइलम सेल के अंदर स्टोर होते हैं और फिर वहाँ से भी वो लॉस्ट हो जाते हैं। और कुछ सब्सटेंस है उसको वो सॉइल में, सॉइल या उसके आजू बाजू में वेस्ट क्रिएट कर देता है, मतलब सॉइल और उसके आजू बाजू के पार्ट में जो है उसको रिमूव कर देगा। क्लियर हो गई बात? तो ये प्लांट के बारे में था, और अलग अलग पार्ट्स होते हैं और वो अलग अलग पार्ट्स जो है वो कुछ अलग डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज के थ्रू जो है वो रिमूव होते हैं। आइडिया आ गया आपको? पूरा समझ में आ गया? आई होप आपको ये पूरी की पूरी जो डिटेल्स है वो आपको समझ में आई होगी। इसके साथ हमारा ये जो 5th चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वो यहाँ पर एंड होता है, और ये हमारी 5th चैप्टर की बहुत ही लंबी जर्नी थी, उसको याद क्या बोलते हैं, ये समाप्त होती है। अब आपकी जो ड्यूटी है वो क्या है वो मैं समझा देता हूँ कि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको आप ऐसे नहीं लोगे कि सर ये बहुत बड़ा चैप्टर है, कितना टाइम लगेगा। आप इसको पार्टीशंस में देखोगे कि पहले आप एक सिस्टम कंप्लीट कर लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्लांट में और ह्यूमन में, उसके बारे में पढ़ लो। फिर आप दूसरी सिस्टम पर आओ, रेस्पिरेशन सिस्टम, उसमें एक पढ़ लो। फिर आप तीसरी सिस्टम पर आओ, सर्कुलेशन सिस्टम, तो कि दोनों में पढ़ लो। ह्यूमन के अंदर थोड़ी डिटेलिंग होती है, प्लांट के अंदर बहुत सिंपल फॉर्म्स होता है, तो दोनों को साथ में पढ़ लेना, बराबर। आगे बात समझ में? तो इस तरह से आप पहले एक सिस्टम, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से एक एक सिस्टम को अच्छे से लर्न करोगे। जितना अच्छे से शांति से लर्न करोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तक हमारी ये सीक्वेंस में 3 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। आगे हम अब फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि आपको एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का और एक फिजिक्स का चैप्टर मिल रहा होगा, ठीक है। फिर हम वापस से वही सीक्वेंस को फॉलो करते करते धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारे लेक्चर्स और सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमें बताइए, ताकि हम इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे कोई और लेक्चर के अंदर, कोई और नए चैप्टर के साथ, कोई और नई कहानी के साथ, राइट। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एम्बार्किंग और ऑन योर सेल्फ, बराबर। बहुत ही ज़्यादा पढ़ते रहिए और बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। तब तक मिलते हैं, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।